समष्टि। तो इसके अंदर हमने पॉपुलेशन यानी समष्टि के अंदर हमने घनत्व के बारे में बात की थी पिछली क्लास के अंदर। समष्टि पॉपुलेशन यानी समष्टि यानी किसी स्थान विशेष पे, किसी समय विशेष में यानी किसी विशेष समय में किसी कोई विशेष जगह पे पाए जाने वाले जीवों की संख्या है, किसी विशेष जाति के जीवों की संख्या को समष्टि कहलाती है या पॉपुलेशन कहलाती है। तो इसके अंदर हमने पिछली क्लास में डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, यानी घनत्व के बारे में हमने पढ़ा था। घनत्व के बाद आज हम पढ़ेंगे इसमें समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक थे उनके बारे में हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि समष्टि घनत्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर, आयु वितरण, सेक्स डिटरमिनेशन, इसके अलावा माइग्रेशन यानी अंतर प्रवसन, बाह्य प्रवसन। तो ये कारक थे जो प्रभावित करते हैं समष्टि घनत्व को। इनके बारे में विस्तार पूर्वक आज पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। Factors affecting population density. Affecting population डेंसिटी यानी समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। समष्टि के घनत्व को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। फर्स्ट इसमें जन्म दर। जन्म दर, फिर उसके बाद मृत्यु दर, लिंग व आयु वितरण, वृद्धि का प्रकार, अंतः व बहिः प्रवसन, ये समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो हम पढ़ेंगे अब जन्म दर के बारे में। जन्म दर समष्टि में नए जीव प्रजनन से जुड़ते हैं। जन्म दर या नेटिलिटी समष्टि की वृद्धि क्षमता को दर्शाती है। जन्म, प्रस्फुटन यानी हेचिंग, अंकुरण यानी जर्मिनेशन या विभाजन फिजन सभी इसके अंतर्गत गिने जाते हैं। किसी जाति की जन्म दर को निम्न दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, अधिकतर जन्म दर और वास्तविक या पारिस्थितिकीय जन्म दर। कोई भी जाति है उसकी जन्म दर को दो रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, एक तो अधिकतम जन्म दर यानी मैक्सिमम नेटिलिटी और सेकंड है वास्तविक या पारिस्थितिकीय जन्म दर। तो पहले से पढ़ेंगे हम अधिकतम या मैक्सिमम नेटिलिटी जन्म दर, इसके अंदर अधिकतम या मैक्सिमम
होती है, एक जन्म देने के बाद लगभग 4 से 6 माह बाद पुनः स्त्री गर्भवती हो सकती है। कभी कभी जन्म 7 माह के बच्चे का भी हो सकता है। इस तरह कार्यकी जन्म दर एक जन्म प्रति 11 से 15 माह प्रति प्रजननशील स्त्री है। तो ये अधिकतम जन्म दर। उसके बाद पारिस्थितिकीय जन्म दर। जन्म दर प्रकृति में जंतु अपनी कार्यकी जन्म दर पर प्रजनन नहीं करते। जंतु अपनी कार्यकी प्रजनन दर यानी इनकी जो कार्यकी जन्म दर है इन पर प्रजनन नहीं करते। प्रकृति के अंदर कुछ जंतु सामान्यतः पारिस्थितिकीय सीमाओं के कारण जन्म दर अधिकतम या कार्यकी जन्म दर से कम होती है। कुछ इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इकोलॉजिकल लेटलिटी जिससे प्रभावित होती है, तो कार्यकी जन्म दर भी कम होती है। इससे पारिस्थितिकी या वास्तविक जन्म दर कहते हैं। तो पारिस्थितिकी जन्म दर या इकोलॉजिकल लेटलिटी ये इसको क्या कहते हैं? वास्तविक जन्म दर या वास्तविक जन्म दर भी इसको कहते हैं। वास्तविक जन्म दर भी, पारिस्थितिकी जन्म दर भी इसको वास्तविक जन्म दर भी हम कहते हैं और इसको इकोलॉजिकल नेटिविटी भी कहते हैं। जन्म दर को निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। जन्म दर को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। जन्म दर डेल्टा एन स्मॉल एन और डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से इसको व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ डेल्टा एन स्मॉल एन एक समष्टि के नए उत्पन्न होने वाले जीवों की संख्या, ये वाली क्या है? समष्टि में जो नए उत्पन्न जीव होते हैं उनकी संख्या है और ये समय है। नीचे है इकाई समय। इकाई समय में समष्टि में नए उत्पन्न होने वाले जीवों की संख्या जन्म दर कहलाती है। यदि किसी समष्टि में डेल्टा एन इकाई समय में 0 हो तो जन्म दर भी 0 होता है। यानी किसी इकाई समय में, इकाई समय है उसके अंदर ये जन्म दर यानी नए उत्पन्न होने वाले जो जीवों की संख्या वो 0 है, तो जन्म दर भी क्या होगी उस टाइम पे? 0 होगी। यह धनात्मक या 0 हो सकती है परंतु कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो जन्म दर धनात्मक हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक प्रोटोजोआ की संख्या यदि प्रारंभ में 50 हो तथा इकाई समय के उपरांत माना कि 1 घंटे में यदि 150 हो जाए तो इनकी जन्म दर यानी 1 घंटे में माना इनकी संख्या 150 हो जाती है। प्रोटोजोआ है, प्रारंभिक संख्या तो कितनी है? 50 है, लेकिन इकाई समय में उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 150 हो जाती है। 1 घंटे में उनकी संख्या 150 हो जाती है। तो ये नए उत्पन्न होने वाले जीवों की संख्या, इनमें से हम पुराने जो जीव थे उनको माइनस कर देंगे तो नए उत्पन्न वाले जीव जैसे कि 100 डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं क्योंकि 50 तो पहले से ही थे। उसके बाद 150 हो गए हैं तो नए कितने उत्पन्न हुए? 100 हुए। तो 150 माइनस 50 और इकाई समय कितने टाइम में हुआ? ये 1 घंटे में हुआ। तो 1 घंटा या 1 आवर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 100। जन्म दर हो जाएगी 100 प्रति घंटा पर आवर, यानी जीवों की संख्या या जन्म दर कितनी हुई? 100 प्रति घंटा। ये हुई जन्म दर। 1 घंटे में 100 जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यह जन्म दर हमें यह तो बताती है कि 1 घंटे में 100 जंतु बढ़ रहे हैं, परंतु इस दर से यह ज्ञात नहीं होता कि प्रति इकाई समष्टि पर कितनी वृद्धि होगी। उदाहरण, एक दूसरी समष्टि में 1 घंटे में प्रोटोजोआ की संख्या
माना कि पहले कितनी थी 500, 500 से बढ़कर कितनी हो जाती है 600 हो जाती है। तो 500 में से 600 में से 500 माइनस कर देंगे तो वही जन्म दर तो बराबर ही रहेगी इसकी भी। 100 जंतु या 100 इसकी जन्म दर हो गई 100 जंतु प्रति घंटा। तो इसकी जो जन्म दर है वो तो बराबर ही रहेगी। हालांकि समष्टि के जीव है उनकी संख्या अलग अलग है तो इसकी जन्म दर भी वही 100 ही होगी। हालांकि यहाँ मूल समष्टि कितनी थी 500 थी और यहाँ पे मूल समष्टि कितनी है 50 थी। इस प्रकार इकाई समय में हुई वृद्धि को अशोधित जन्म दर कहते हैं। इकाई समय में जो वृद्धि होती है उसको हम क्रूड नेटिलिटी या अशोधित जन्म दर कहते हैं। तो ये क्या सब है, ये अशोधित जन्म दर है। इकाई समय के अंदर जो जन्म दर निकलती है वो अशोधित जन्म दर है। जब जन्म दर को प्रति इकाई समय प्रति इकाई समष्टि के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसे विशिष्ट जन्म दर कहा जाता है। अगर इसको इकाई समय प्रति इकाई समष्टि के रूप में अगर इसको व्यक्त किया जाता है तो यह विशिष्ट जन्म दर कहलाती है। इस उदाहरण में विशिष्ट जन्म दर देखो, विशिष्ट जन्म दर का उदाहरण विशिष्ट जन्म दर, इसका फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन कैपिटल एन और डेल्टा टी। ये यहाँ पे क्या है समष्टि की जीवों की संख्या एंड मूल समष्टि कितनी है उनकी संख्या है। तो माना कि यहाँ समष्टि टोटल समष्टि है यानी नए जो जीव होते हैं उनकी संख्या टोटल नए उत्पन्न होने वाले जीव हैं उनकी टोटल संख्या 600 है और पुरानी जो समष्टि है वो कितनी है 500 है। पुरानी यानी 500 से नए जीव बनते हैं 600। तो ये हो गए टोटल जीव की संख्या और एन है पहले कितनी थी 500। एन यहाँ पे क्या है मूल जीवों की संख्या, जो मूल जाति के जीव हैं जब जन्म दर बढ़ती नहीं है तो उससे पहले के जो जीव है उनकी संख्या। तो ये हो
जन्म दर। सेकेंड है विशिष्ट जन्म दर है स्पेसिफिक नेटिलिटी, विशिष्ट जन्म दर या स्पेसिफिक नेटिलिटी। स्पेसिफिक नेटिलिटी इसके अंदर इसमें इकाई समय में जो जीव होते हैं, नए उत्पन्न होने वाले जीवों को इकाई समय से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से ये विशिष्ट जन्म दर निकल जाती है। जिन जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है तथा प्रजनन काल निर्धारित होता है, इनमें जन्म दर को व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। उदाहरण, एक शहर की जनसंख्या यदि 10 लाख हो तथा यहाँ प्रति वर्ष 300 जन्म हो रहे हो, तो इस समष्टि की अशोधित जन्म दर 300 प्रति वर्ष व विशिष्ट जन्म दर 0.03 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होगी। तो पर ईयर इसके अंदर 0.03 की वृद्धि होती है। चूंकि जन्म देने के लिए प्रजनन काल की मादाएं महत्वपूर्ण है, अतः मानव जनसंख्या व अन्य मेमल्स में से प्रति व्यक्ति के स्थान पर जन्म देने के लिए प्रजनन काल की फीमेल्स महत्वपूर्ण है। अतः मानव जनसंख्या व अन्य मेमल्स में से प्रति व्यक्ति के स्थान पर जन्म दर को प्रजनन योग्य फीमेल्स के अनुपात से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण, एक शहर में स्त्रियों की संख्या यदि 4950 हो तथा उनमें से 1500 प्रजनन योग्य आयु की हो, तो विशिष्ट जन्म दर को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाएगा। तो जन्म दर प्रति 100 प्रजनन योग्य स्त्रियों पर निकाला जाता है। नेटिलिटी निकालेंगे जन्म दर प्रति 100 प्रजनन योग्य स्त्रियों पर, प्रजनन योग्य फीमेल्स पर। तो इनकी जन्म दर निकालेंगे कुल जन्म और प्रजनन योग्य आयु की स्त्रियां। इनटू समय, इसको समय से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी इसको समय से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये टोटल नेटिलिटी 100 प्रजनन करने वाली स्त्रियों पर मिल जाएगी। जन्म दर घनत्व को प्रभावित करती है। जन्म दर है वो डेंसिटी को भी प्रभावित करती है। जन्म दर जितनी अधिक होगी, समष्टि का घनत्व उतना ही शीघ्रता से बढ़ता है। सामान्यतः यह वृद्धि एक सीमा तक ही होती है, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो अगर जन्म दर बढ़ेगी तो समष्टि का घनत्व है वो भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये था जन्म दर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मृत्यु दर। या मोर्टेलिटी।
या न्यूनतम मृत्यु दर यदि जीव को पारिस्थितिकीय कारक प्रभावित नहीं करे तथा ये आदर्श परिस्थितियों में रहे तो उनकी मृत्यु अधिकतम संभव उम्र प्राप्त करने के बाद होगी। यानी पारिस्थितिकी के अंदर एनवायरनमेंट में कोई जीव रहता है, इकोलॉजी में रहता है, तो अगर उसको पारिस्थितिकी कारक है वो उसको प्रभावित नहीं करे। बहुत सारे कारक होते हैं जिससे कि जीव प्रभावित होता है, जिससे उसकी मृत्यु पहले भी हो सकती है। तो अगर पारिस्थितिकी कारक है वो उस जीव को प्रभावित नहीं करे और उसको अनुकूल परिस्थितियां मिले, यानी आदर्श परिस्थितियों के अंदर वो रहे, तो उसकी मृत्यु अधिकतम संभव उम्र प्राप्त करने के बाद, यानी उसकी एक उम्र हो जाती है उसके बाद ही उसकी मृत्यु होगी। इसे संभावित मृत्यु दर कहा जा सकता है। चूंकि यह दर न्यूनतम मृत्यु दर होगी अतः इसे इस नाम से भी जाना जाता है। तो संभावित या इसको न्यूनतम मृत्यु दर भी कह सकते हैं। प्रकृति में मृत्यु दर सदैव इस दर से अधिक होती है, यानी प्रकृति के अंदर ज्यादातर जो मृत्यु दर होती है ना इसी तरह से होती है, संभावित या न्यूनतम मृत्यु दर। यानी जीव है वो अपनी अधिकतम जो उम्र होती है उसको पार करने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो इस तरह से वो क्या कहलाती है, वो न्यूनतम या संभावित मृत्यु दर या पोटेंशियल और मिनिमम मोर्टेलिटी कहलाती है। सेकंड है वास्तविक या पारिस्थितिकीय मृत्यु दर। वास्तविक या पारिस्थितिकीय मृत्यु दर, इसको रियल लाइफ और इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी भी कहते हैं। इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी प्रकृति में जीवों की मृत्यु कारकी व पारिस्थितिकीय कारणों से होती रहती है। जीवों की मृत्यु है वो प्रकृति के अंदर किसी पारिस्थितिकी कारक या कारिकी यानी शरीर की कारिकी की वजह से या परिस्थिति या एनवायरनमेंट पारिस्थितिकी है उसकी वजह से जो कारण होते हैं उसके कारण से होती रहती है। यह वास्तविक मृत्यु दर कहलाती है, इसलिए इसको वास्तविक मृत्यु दर भी कहते हैं। इसकी गणना भी जन्म दर की तरह की जा सकती है। तो वास्तविक मृत्यु दर है इसकी गणना हम कर सकते हैं। मृत्यु दर जन्म दर की तरह इसकी गणना कर सकते हैं। तो मृत्यु दर की गणना करने के लिए कुल संख्या में मृत्यु के कारण कमी, यानी कुल संख्या में जीवों की संख्या कितनी थी, कुल संख्या में मृत्यु के कारण कमी, कुल संख्या में मृत्यु के कारण जो कमी होती है, टोटल संख्या के अंदर मृत्यु होगी तो उसके जो कारण कमी होती है, यानी 100 थी उनमें से 50 की मृत्यु हो गई तो 50 की कमी होगी तो कमी यहाँ लिखेंगे। कुल संख्या में से मृत्यु के कारण
संख्या में मृत्यु के कारण कमी और इकाई अपॉन इकाई समय, इकाई समय के अंदर होने वाली कुल संख्या में मृत्यु के कारण जो कमी है वो क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। विभिन्न जीवों में विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु दर सामान्यतः भिन्न होती है। यदि विभिन्न आयु वर्गों की मृत्यु दर, जीवित बचे रहने की संभावना आदि का एक तालिका में अध्ययन किया जाए तो इस तालिका जीवन सारणी या तालिका कहलाती है। यह तालिका वन्य जीव प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है क्योंकि यह जीवन की सबसे कमजोर कड़ी को दर्शाती है जिसमें मृत्यु दर अधिकतम होती है। इसे संभालकर जीवों की गिरती संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है और इसे देखने से किसी समष्टि के भविष्य का भी पता लगता है। तो जीवन सारणी यानी जो विभिन्न आयु वर्गों की मृत्यु दर और जीवित बचे रहने की संभावना आदि का एक तालिका के अंदर अगर अंकन किया जाए तो ऐसी तालिका जीवन सारणी या लाइफ टेबल कहलाती है। तो इस प्रकार से ये मृत्यु दर का टॉपिक था, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समष्टि प्रकीर्णन, पॉपुलेशन डिस्पर्सल, जो कि 3 टाइप का होता है। बहिर्प्रवसन यानी इमाइग्रेशन, अंतःप्रवसन इमाइग्रेशन और थर्ड है प्रवसन या माइग्रेशन। ये 3 टाइप का होता है, बहिर्प्रवसन, अंतःप्रवसन और प्रवसन। उसके बाद है लिंग आयु वितरण में एज, सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रकार से पॉपुलेशन के अंदर हमने जन्म दर, सबसे पहले हमने डेंसिटी पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जन्म दर और आज मृत्यु दर पढ़ा। उसके बाद जो आगे के टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।